चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने स्कॉलरशिप घोटाले का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने वहां धरना दे रहे आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक एक कर उठाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। लेकिन इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। थोड़ी ही देर में सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद पार्टी ने इस घोटाले के लिए सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करो और 1550 करोड़ रुपया जो है वो तुरंत जारी करो। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की नसीहत दे डाली। कि केंद्र की सरकार ने पंजाब नूं 3 सालों का 1 भी रुपया भेजा है, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के साथ मार्च भी निकाला और इन पोस्टरों के जरिए पार्टी ने दलितों और गरीब छात्रों को जल्द से जल्द स्कॉलरशिप देने की मांग की। इसके साथ ही आरोप लगाए गए कि केंद्र सरकार से मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करीब 64 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ। आरोप यह भी है कि स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाले पैसे फर्जी कॉलेजों में बांट दिए गए, जिसकी वजह से दलित और गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। हालांकि अगस्त 2020 में सामने आए इस घोटाले में पंजाब सरकार कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यह मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा। सौभाग्य की बात यह कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार जो वजीफा देती है उसे पंजाब के कॉलेजों में उनकी फीस के बदले सीधे ट्रांसफर किया जाता है। और पंजाब के कॉलेज प्रबंधकों का आरोप है कि पिछले 3 साल से सरकार ने 10वीं से आगे की पढ़ाई करने वाले करीब 2 लाख छात्र छात्राओं के वजीफे की राशि जारी नहीं की, जिस पर अनुसूचित जाति आयोग हरकत में आया तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रहा विवाद अभी और लंबा खिंच सकता है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री सुभाष गर्ग ने ट्वीट कर बिना नाम लिए पायलट गुट पर जुमले के जरिए निशाना साधा, जिस पर पायलट खेमे के वेद प्रकाश सोलंकी ने भी ट्वीट कर उसी अंदाज में मंत्री सुभाष गर्ग को जवाब दिया। इसी बीच बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने 1.5 साल बीत जाने के बाद भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई और एक साथ बैठक कर इन लोगों ने मंत्रिमंडल विस्तार करने की मांग की। लेकिन राजस्थान में अगले 2 महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना अब बेहद कम हो गई, क्योंकि सीएम ऑफिस की ओर से बताया गया कि अशोक गहलोत डॉक्टरों की सलाह पर अगले 2 महीने किसी से नहीं मिलेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठकें करेंगे। इससे पहले खबर थी कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज कर दी है और उन्होंने मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा भी कार्मिक विभाग से मांगा है। जब कांग्रेस के पास बहुमत था ही नहीं, उसमें से 19 निकल गए थे, तो 6 + 10 ये नहीं जुड़ते। सरकार की प्रथम पुण्य की तिथि की तैयारी हो रही होती है। यूपी के आगरा में करीब 9 घंटे तक चले अभियान के बाद बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचा लिया गया। बताया गया कि 3 साल का यह बच्चा एक दिन पहले खेलते वक्त उस बोरवेल में गिर गया था, जिसे 100 फीट गहरे बोरवेल से निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। करीब 9 घंटे बाद सबकी कोशिश रंग लाई और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 3 साल के मासूम को सुरक्षित देख वहां मौजूद लोग भी खुशी से झूम उठे। बाहर निकाले जाने के बाद सेना के जवानों ने तुरंत बच्चे को एक एम्बुलेंस में बिठाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इससे पहले 100 फीट गहरे बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें लगाई गई। सेना के जवानों ने बच्चे की लोकेशन पता करने के लिए बोरवेल में एक कैमरा भी डाला। जैसे ही बच्चे की लोकेशन पता चली तो खुदाई का काम तेज कर दिया गया। शिवा को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, उनको लगा दिया गया है। शुरुआत में इस अभियान की कमान एसडीआरएफ की टीम ने संभाली, लेकिन बाद में सेना से ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस अभियान के लिए सेना के जवानों ने खास रणनीति बनाई ताकि 100 फीट गहरे बोरवेल से उस बच्चे को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले बोरवेल से करीब 20 फीट की दूरी पर खुदाई शुरू की गई, लेकिन ताकि बोरवेल में फंसे बच्चे के ऊपर मिट्टी न गिर सके। इसके बाद बोरवेल की गहराई तक यानी करीब 100 फीट तक खुदाई की गई। फिर सेना के जवानों ने उस बच्चे तक पहुंचने के लिए बोरवेल की तरफ एक सुरंग की खुदाई शुरू की। इस तरीके से वो बच्चे तक पहुंचे और करीब 9 घंटे की कोशिश के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। सौभाग्य की एक बात यह कि 15 साल पहले कुरुक्षेत्र में
ऐसी ही एक घटना के बाद चेतावनी भी दी गई थी कि बोरवेल को खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमने तो न सुधरने की कसम खा रखी है, जिसकी वजह से न तो बोरवेल के गड्ढे हम भरते हैं, न ही इस बात की फिक्र करते हैं कि हमारे खोदे ऐसे गड्ढों में हमारे मासूम बच्चों की जान अटक सकती है, जैसा कि आगरा में हुआ, जहां बोरवेल भी उसी परिवार ने खुला छोड़ रखा था जिसका बच्चा गिरा। दिल्ली के बाजारों में कोरोना निर्देशों का पालन करवाने के लिए आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में तीसरे चरण के अनलॉक के तहत बाजार खोल दिए गए और वहां कोरोना से जुड़े नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी आईटीबीपी ने संभाली और उसके जवान बाजार में मार्च करते नजर आए। आईटीबीपी ने केवल लोगों से कोरोना निर्देशों का पालन करवाने का जिम्मा ही नहीं संभाला, बल्कि उसका काम यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी दुकानदार अतिक्रमण न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अव्यवस्था तो होगी ही, साथ ही कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। नियम पालन हो सके उसके लिए यहाँ पुलिस के साथ जो आईटीबीपी की टुकड़ी है वो इसी तरह से गश्त कर रही है बाजारों में। इससे पहले दिल्ली में बाजार ऑड इवन फॉर्मूले से खुल रहे थे, लेकिन अब रोजाना हर दुकान खुलेगी। हालांकि बाजारों में अभी पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई और दुकान खुलने के बावजूद कम लोग ही वहां पहुंचे। सौभाग्य की बात यह कि ये हम सबके लिए शर्म की बात है कि हमें महामारी से बचाने के लिए भी आईटीबीपी के जवानों को बाजार में गश्त करनी पड़ रही है, जिनकी असल ड्यूटी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा पर निगरानी करना है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। जिस वक्त इलाके में यह पूरा बवाल हो रहा था, उस समय वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। वहां से आई एक तस्वीर में तो एक पक्ष के लोग दूसरी तरफ के लोगों के मकान पर डंडों से हमला करने के लिए दौड़ते नजर आए। इस लड़ाई की वजह से पूरा इलाका जैसे जंग का मैदान बन गया। नीचे तो लोग एक दूसरे पर डंडे बरसा ही रहे थे, वहीं घर की छत से भी कुछ लोग ईंट से हमला करने में पीछे नहीं रहे। इलाके के लोगों के बीच बचाव करने पर मामला थोड़ी देर के लिए शांत भी होता, लेकिन चंद मिनटों में हालात दोबारा जस के तस बन जाते। जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाना ही बेहतर समझा। 100 नंबर गाड़ी बुलाओ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस घटना की छानबीन में जुट गई। सौभाग्य की बात है कि देश में औसतन हर घंटे एक आदमी की हत्या जमीन जायदाद के झगड़े की वजह से हो सकती है, जबकि कितने लोगों का हाथ पैर टूटता है, सिर फूटता है, उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। और इतने खून खराबे के बाद भी जमीन का विवाद जस का तस रहता है। लेकिन हम में बहुत से लोग इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि लाठी पत्थर के जोर पर जमीन का झगड़ा सुलझा लेंगे। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने समुद्री इलाकों में अभियान तेज कर दिया। बताया गया कि समुद्री रास्तों से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के कई इलाकों में शराब की तस्करी की जाती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए ठाणे में आबकारी विभाग की कई टीमों ने मोर्चा संभाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में नाव पर सवार एक टीम अवैध शराब के एक ठिकाने पर पहुंचती नजर आई। वहां पानी के बीच पेड़ों की आड़ में शराब के बड़े ड्रम छिपा कर रखे गए थे। वहां पहुंचने के बाद कुछ लोग पानी में उतरे और कार्रवाई शुरू की गई। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी आबकारी विभाग की टीम ने वहां छिपाई गई अवैध शराब को नष्ट किया। बताया गया कि भारी बारिश के बीच चलाए गए अभियान में पिछले 2 दिनों के अंदर करोड़ों रुपए की शराब नष्ट की गई। जहां भी ऐसे निर्मित केंद्र है वहां भी वो कार्रवाई करें। आबकारी विभाग ने नावों के जरिए शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के अभियान में तेजी लाने के संकेत भी दिए। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से वहां गोवा, दमन और दीव जैसे इलाकों की तुलना में शराब महंगी है और इसीलिए मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में शराब की तस्करी तेज हुई। तो आबकारी विभाग के अफसरों ने समंदर की निगरानी शुरू की, जिसके लिए ठाणे के कलेक्टर ने 8 स्पीड बोट मुहैया कराई। एक देश एक राशन कार्ड के मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले में केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने गलत बयान देकर कोर्ट को गुमराह किया, जबकि केंद्र की ओर से अदालत को यह बताया गया कि योजना सिर्फ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में ही लागू है और जब तक इस योजना को पूरी दिल्ली में लागू नहीं किया जाता तब तक इसे लागू नहीं माना जाएगा। असल में पिछली सुनवाई के वक्त कोर्ट ने हिदायत दी थी कि हर राज्य को इस योजना को लागू करना ही होगा। तब दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि राजधानी में यह योजना लागू कर दी गई है, जिस पर केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल किया। इस मामले में सुबह अदालत का फैसला आ सकता है, जिसमें कोर्ट को यह देखना है कि लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब मजदूरों को सस्ता राशन हर जगह मिल जाए।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हुए दिखाई दिए। मारपीट की खबर लगते ही एक बुजुर्ग भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और इस विवाद में कूद पड़े। इस झगड़े में एक लड़की भी दूसरे पक्ष के लोगों से लाठी छीनने की कोशिश करती नजर आई, मगर मारपीट कर रहे लोगों ने उस लड़की को भी नहीं बख्शा। कुछ देर बाद जब झगड़ा शांत हुआ तो वहां घायलों के घरों में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस बेसुध हो चुके एक आदमी को अपने साथ ले जाती नजर आई। हारा हुआ प्रधान और द्वितीय प्रधान पक्ष के बीच में कुछ कहासुनी हुई, बाद में लड़ाई हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। सौभाग्य की बात यह कि यूपी में ग्राम प्रधान के चुनाव में हार जीत के बाद खून खराबा अभी थमा नहीं है और अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है, जिससे पहले से लगी आग और भड़क सकती है। और उसी की झलक बस्ती में पिछले दिनों दिखी, जहां ब्लॉक प्रमुख कौन बनेगा, इतनी सी बात पर मारपीट में एक आदमी की जान चली गई। राजस्थान के कोटा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। इन हमलावरों ने इलाके के एक फल कारोबारी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक बदमाश कारोबारी की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। उसने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस दौरान उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार करते दिखे। गोलियां खत्म होने के बाद बदमाश ने अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। इशारा मिलते ही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 और बदमाश वहां पहुंचे और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। दिन दहाड़े गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं, करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। खबर है कि पुरानी रंजिश की वजह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सौभाग्य की बात यह कि इस तरह किसी पर गोलियां बरसाने का एक ही मतलब होता है कि हमलावरों का इरादा जान से मार देने का था, और आमतौर पर ऐसा किसी रंजिश की वजह से ही होता। लेकिन कोटा में गोलीबारी का पेच उलझ गया, क्योंकि जिस फल कारोबारी पर गोलियां चलाई गईं उसने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया और हमलावरों को पहचान भी नहीं पाया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि कुछ लोग केक और पेस्ट्री में मिलाकर नशे का सामान बेच रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और केक का कॉकटेल बनाने वाले आरोपी कॉलेज के छात्र हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों ने OTT प्लेटफॉर्म पर विदेशी वेब सीरीज देखकर यह तरीका सीखा। OTT प्लेटफॉर्म पे जो कुछ सीरीज चलती थी उससे इंस्पायर होके और उसके अलावा उनके ग्रुप सर्कल से इंस्पायर होकर इन्होंने चालू किया था लास्ट ईयर से। एनसीबी की टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो सब कुछ वैसा दिखा जैसा किसी बेकरी के किचन में होता है, लेकिन सजे धजे केक और पेस्ट्रियों की जांच करने पर पता चला कि इनमें ड्रग्स मिलाए गए। चुनौती अब नशे वाले केक खरीदने वालों को ढूंढने की है। तो इनका जो सर्कल है, जो क्लाइंटेल है, ये भी अच्छे समाज से आते हैं एंड दे आर आल्सो बिट हाई प्रोफाइल एंड दे आर आल्सो स्टूडेंट्स आल्सो। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि ये बेकरी के नाम पर ड्रग्स का धंधा खुलेआम चला रहे थे, जिसके तहत केक और पेस्ट्री में नशे का सामान मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाता था। यानी नशे की खेप लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से घर पर पहुंचा दी जाती थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी पैसे का लेन देन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते थे, यानी गूगल पे या फिर यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता था। आमतौर पर इस ड्रग्स बेकरी का सामान हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी में भेजा जाता था। एनसीबी के लिए यह मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि अभी तक ड्रग्स बेचने का यह तरीका भारत में इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। हालांकि दुनिया के कई देशों में ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोग पहले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि ड्रग्स बेचने का यह तरीका बेहद खतरनाक है, क्योंकि गांजा और भांग के बीच मिले केक और पेस्ट्री को धोखे से भी किसी को खिलाया जा सकता है, और चूंकि पेट में केक लंबे समय तक रहता है इसलिए नशा भी ज्यादा देर तक होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। आईसीसी ने अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट जारी कर दी, जिसमें एक भारतीय खिलाड़ी को भी जगह दी गई। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट का ऐलान किया, जिसमें पिछली 1 सदी के बेहतरीन 10 टेस्ट क्रिकेटरों को जगह दी गई। इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर वीनू मांकड़ को भी जगह दी गई। वीनू मांकड़ की गिनती भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर में होती थी। उन्होंने कुल 44 टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने 162 विकेट भी ली। 1952 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उस मैच में उन्होंने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 184 रन बनाए।
यही नहीं, इस मैच में उन्होंने 5 विकेट भी लिए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उस मैच को मनकर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका के कुमार संगकारा और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर को भी आईसीसी ने इस लिस्ट में जगह दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर एक आदमी और एक पुलिस वाले के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पुलिस वाले ने उस आदमी को बाजार में रोककर कोरोना जांच करवाने की कोशिश की, जिस पर वो इतना भड़क गया कि पुलिस वाले से ही भिड़ गया, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी तैश में आ गया और फिर दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। हालात बिगड़ते देख आसपास के लोग बीच बचाव करने में जुटे और किसी तरह दोनों को अलग किया। इससे पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके बाद तो पुलिस वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पीटने के लिए उस आदमी के पीछे दौड़ा। जानकारी मिलते ही 2 और पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे उस आदमी को जबरन थाने लेकर चले गए। सौभाग्य की एक बात थी कि पुलिस वालों पर काम का बोझ पहले से था और महामारी की एक्स्ट्रा ड्यूटी की वजह से उनकी झल्लाहट भी बढ़ी है, जिसे हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम इतने जाहिल हो चुके हैं कि पुलिस वाले कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी रोकें तो हम बहानेबाजी और बवाल करने में जुट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि एक पक्ष के लोग जमीन को जोतने पहुंच गए, जिसकी जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग भी वहां आ धमके। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच वहां गोली चलने की भी आवाज आई। गोली चलते ही वहां हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही दोनों गुट पीछे हट गए। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एआईएडीएमके ने अपने 17 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। न्यूज़ 18 की पूर्णिमा मुरली की रिपोर्ट है कि इन नेताओं पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप है। यही नहीं, खबर है कि इन नेताओं ने कुछ दिन पहले शशिकला से बात की। कुछ दिन पहले ही एआईएडीएमके की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके मुताबिक शशिकला से बात करने पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एआईएडीएमके से बाहर निकाली गई पार्टी महासचिव और जयललिता की करीबी कही जाने वाली शशिकला का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पार्टी के कुछ लोगों से बात करती सुनाई दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत दिया था कि वो एआईएडीएमके पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे।